अभी मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ उसके विभाग का मैं प्रमुख हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे यहाँ बहुत मजा आता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। दिक्कत सिर्फ ये है कि मजे के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ ज्यादा ही हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। क्या आप ठीक है बॉस? मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है, मैं रात को सो भी नहीं पाया। तो फिर आपने इसके लिए क्या किया है? मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन दवाइयां का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या आप मसाज पार्लर गए हैं? मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ है तो ये काफी फायदेमंद रहा है, ये बहुत आरामदायक है। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं एक बार काल के दिए सुझाव को भी ट्राई करता हूँ और मैंने अपने घर के पास मसाज पार्लर ढूंढना शुरू किया। क्योंकि मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, इसलिए मैंने उसी वीकेंड की बुकिंग कर दी। उस दिन के बाद से मैं तकरीबन हर हफ्ते वहां जाने लगा। काल ने बिल्कुल सही कहा था, ये काफी रिलैक्सिंग था। इससे मेरे दर्द में भी काफी फर्क पड़ा और अब मुझे बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन पिछली बार जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं वहां वापस जाऊंगा या नहीं। ये शनिवार की रात थी। मैं अक्सर शनिवार को ही वहां जाया करता था ताकि उस रात मुझे अच्छे से नींद आ जाए और मैं रविवार को ज्यादा से ज्यादा मस्ती कर सकूं। इसी उत्साह के साथ मैं घर से निकला, कार में बैठा और मसाज पार्लर जाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया। हेलो कैरन, कैसी हो तुम? हाय मिस्टर डेविस, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैरन ने मुझे बताया कि आज मेरी मसाज किस कमरे में होगी और फिर मैं उस तरफ चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो महसूस पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। सब कुछ सामान्य तौर पर हुआ। उस मसाज के बाद मैं काफी रिलैक्स हो गया। मेरा मन और दिमाग शांत हो गया और यहाँ तक कि मेरी आंख भी लग गई। जब ये सब खत्म हुआ मैंने उस औरत का शुक्रिया किया, उसके बाद कैरन का, और फिर मैं वहां से निकल गया। थोड़ी नींद में मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उस मसाज पार्लर के आसपास बांध लगा हुआ था और उसकी दूसरी तरफ घास और पेड़ थे। मैं ये तो नहीं जानता था कि जो आवाज मैंने सुनी वो किस चीज की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ घास से गुजर रहा था। बिना ज्यादा सोचे मैं रुका और जंगल की तरफ देखने लगा। हाँ, अचानक मुझे कुछ सफेद चीजें दिखने लगी। वो जो कुछ भी था फर्श पर गतिहीन पड़ा था। इन सब के बीच मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। जाहिर है कि ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये तक सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस डर ने मुझे एक पल के लिए मेरी नींद से जगा दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक वो चीजें हिलने लगी। मैं सच में उनके करीब नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कोई खतरा ना हो, लेकिन जैसे ही वहां से आवाजें आने लगी मेरा मन बदल गया। पहले मुझे लगा कि शायद किसी जानवर के रोने की आवाज है, लेकिन उन्हें कुछ सेकंड्स तक सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चों के हंसने की आवाज है। आखिर बच्चे रात के इस वक्त जंगलों में क्यों भाग रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोचा और मैं उनके पास चला गया। हेलो। एक बार जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने हंसना और हिलना बंद कर दिया। क्या तुम ठीक हो बच्चों? फौरन उन दोनों ने अपने ऊपर से वो सफेद चादर हटा दी जिसके नीचे वो छुपे हुए थे और अब मैं आखिरकार उन्हें देख पा रहा था, जिसके बाद मैं हैरान हो गया। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। दोनों ही बहुत दुबले थे और साफ सुथरे भी नहीं थे। दोनों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। इन सब के बावजूद उन दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे वो बहुत खुश हों। बच्चों, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? वो बच्चे कुछ सेकंड्स तक मुझे ही घूरते रहे और तभी मुझे कुछ गलत का एहसास होना शुरू हो गया। हम मजे कर रहे हैं। वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा रात के इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं है ना? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। आपको इससे क्या मतलब? उस लड़की का ये जवाब सुनकर मैं चुप हो गया। वो अब भी मुस्कुरा रही थी और वो लड़का भी। मैं तुम्हें भागने की वजह से चोट लग सकती है या फिर तुम्हें बुरे लोग मिल सकते हैं। ऐसी हालत में बच्चों की फिक्र करना आम बात है। क्या वाकई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी। यहाँ तक कि अब मुझे उनसे डर लगने लगा था, सबसे ज्यादा उनकी मुस्कान से। क्या तुम दोनों ठीक हो? अरे अंकल, आप चले क्यों नहीं जाते और हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ? देखो बच्चे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम आम बच्चों से कहीं ज्यादा पतले दुबले लग रहे हो। क्या तुम वाकई ठीक हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है?
उस लड़की और लड़के ने मुस्कुराना बंद कर दिया और मुझे सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा। जब उन्होंने दोबारा मुझे देखा तो उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। हमें खाना दो, हमें खाना चाहिए। हाँ, मेरे पास अभी खाना नहीं है, लेकिन हमें खाना दो। मैं कुछ वक्त के लिए शांत हो गया। मैं वाकई उन दोनों की मदद करना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। क्या हुआ अगर हम इस मसाज पार्लर के अंदर चले तो कैसा रहेगा? मैं वहां से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं वहां जाकर एक फोन कर सकता हूँ। और उन दोनों बच्चों के चेहरे की मुस्कान फिर से ढल गई। उन्होंने फिर से मुझे घूर कर देखना शुरू कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। खैर, चलो चले फिर। बिना और ज्यादा वक्त गवाए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और हम दोनों पार्लर की तरफ चलने लगे। एक बार हम वहां पहुंच जाएं तो शायद कैरन इस सिचुएशन को संभालने के लिए राजी हो जाएगी और फिर मैं इस जगह से चला जाऊंगा और शायद ये सब कुछ भूल भी जाऊंगा। मुझे नहीं जाना। हाँ, क्या कहा तुमने बच्ची? मुझे नहीं जाना। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, वो लड़की अपना चेहरा मेरे हाथ के पास लाई और उसने अपना मुंह खोला। मुझे जोर से दर्द का एहसास हुआ। उसने मुझे काट लिया। आउच! मैं फौरन पीछे हट गया। उसने मुझे काट लिया था। ये तुमने क्या? अचानक वो लड़की उस लड़के की तरफ भाग गई। उन दोनों ने खुद को उस चादर से ढक लिया जो जमीन पर गिरी हुई थी और फिर वो बांध के उस पार कूद गए और धीरे धीरे जंगलों में कहीं खो गए। उन्हें रोकने की बजाय मैं फौरन अपनी गाड़ी की तरफ गया और वहां से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि ये क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत डर गया था। उस रात के बाद से मैं उस मसाज पार्लर में दोबारा कभी नहीं गया। मैं उन बच्चों को भूल नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं अपनी बाजू देखता हूं तो अब भी उस जगह पर कुछ निशान है जहां उस लड़की ने मुझे काटा था। रात के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उतनी ही बोरिंग है जितना लोग समझते हैं, और मैं भी यही मानता हूं। जिस दिन मैंने अपने मन को बदलने के बारे में सोचा, वो बाकी दिनों की तरह एक आम दिन था। मसाज पार्लर में नाइट शिफ्ट होना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन मालिक चाहते थे कि पार्लर जितनी ज्यादा देर तक हो सके खुला रहे। हे लूकस। हे लॉरा, क्या तुम अभी से जा रही हो? हाँ, मुझे एक शावर लेना है और जल्द से जल्द खाना खाना है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मैं भी थका हुआ हूँ, लेकिन मेरी शिफ्ट तो अभी शुरू हो रही है। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मैं यहाँ भूतों के बीच घिरे रहकर रात नहीं बिता सकती। भूत? मैंने उसे शक की निगाहों से हंसते हुए देखा। ओह कम ऑन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना? सिक्योरिटी गार्ड से कोई बात नहीं करता। हे भगवान, जब तुम रात को बोर हो जाओगे तो अपना ध्यान गार्डन वाले कैमरास पर ही रखना। वो जगह जो अक्सर खाली रहती है? हाँ वही। बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ कोई है। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं नहीं, जब भी हम वहां से गुजरते हैं तो बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जहां सबको लग रहा है कि कोई है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। चाहे कुछ भी कहो, कुछ लोगों ने तो वहां अजीब ढंग से स्ट्रेचर भी हिलते हुए देखे हैं। तुम देखना यार, कुछ तो गड़बड़ है वहां। अगर तुम कहती हो तो। लॉरा के घर जाने से पहले हमने कुछ और देर बातें की। मुझे उसकी उन स्ट्रेचर के हिलने वाली कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक जरूर था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। मसाज पार्लर में कौन सा भूत रहना चाह रहा होगा? यह आइडिया भी मेरे लिए बहुत ही मजाकिया था। मैंने सबके जाने तक का इंतजार किया और फिर मैं अपने नाइट राउंड के लिए निकल गया। कुछ भी आम तौर से अलग नहीं लग रहा था। जैसे तैसे रात बढ़ती गई, चारों तरफ शांति हो गई। हालांकि अब भी कुछ लोग वहां काम कर रहे थे। वो जगह अपने आप में ही काफी तंग थी और अकेलेपन ने इसे और भी बदतर बना दिया था। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि शायद इसकी वजह से यहाँ पर काम कर रहे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ भूत है। मैं इधर उधर हर जगह ऊपर ऊपर से नजर मारते हुए घूमता रहा। अगले ही पल से मेरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। मुझे इतनी ठंड लगने लगी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा गला घुटने लगा और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं कभी भी उस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, जैसे कि चारों ओर से बादलों ने मुझे घेर लिया हो। मैंने अपने इस अनुचित डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वहां कुछ नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं चलता रहूंगा। मेरा लक्ष्य था कि मुझे कमरे की दूसरी ओर पहुंचना है। आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते मेरे पांव भारी होते गए।
मेरे जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगा और इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं रोने लगा। मैं कमरे की दूसरी ओर पहुंच गया और दीवार को एक सबूत के तौर पर छुआ कि मैंने अपनी चुनौती पार कर ली। और तब जाकर मैं मुड़ा और ये समझने की कोशिश की कि मुझे किस चीज का डर लग रहा था। ये ना सिर्फ एक शांत और कम हलचल वाली जगह थी, बल्कि ये वही जगह थी जिसके बारे में लॉरा ने मुझे बताया था। वही जगह जहां अजीब घटनाएं होती हैं और स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलते हैं। अपनी आंखों में अभी भी आंसू लिए मैं फौरन उस जगह से चला गया और मुझे उसी वक्त बेहतर महसूस होने लगा। मैं वापस मुड़कर कैमरे वाले कमरे की तरफ आ गया। मैं अब तक हैरान था कि ये मेरे साथ क्या हुआ। जब से मैं उस जगह से वापस आया था तो मैं इतना तो समझ ही गया था कि मैंने उस जगह पर जो अनुभव किया वो हम नहीं था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैंने वहां कुछ नहीं देखा और ये सब शायद मेरे दिमाग की कल्पना हो सकती है। अब मुझे रात भर कैमरा देखने का जुनून सवार हो गया। मैं इंतजार करने लगा कि कुछ तो अजीब हो जो मुझे दिख जाए। मैं ये तक सोचने लगा था कि कुछ नहीं होने वाला, और फिर तभी जैसा कि लॉरा ने कहा था, वो स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा। मैंने फटाफट खुद को संभाला और उस जगह भागा जहां वो स्ट्रेचर पड़ा था। इस बार वहां कुछ बदलाव था। वो घुटन भरा माहौल जिसने मेरा वहां सांस लेना मुश्किल कर दिया था, अब वैसा नहीं था। मैं आराम से वहां चल रहा था और मैंने आगे जाकर उस स्ट्रेचर को छुआ। उसके पहिए बिल्कुल ठीक थे, वहां कोई हवा नहीं थी और ऐसा कोई भी वजह नहीं दिख रही थी जिससे वो स्ट्रेचर हिल सकता था। अगर तुम इसे हिला कैसे रहे थे? बहुत हुआ डराना। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। मैं समझ गया था कि मैं बेवजह ही इतना डर रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन की शांति भंग हो गई जैसे ही मैंने अपने हाथ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली और नीचे स्ट्रेचर की तरफ देखा। एक सफेद रंग का नसों वाला हाथ मेरे हाथ पर रखा हुआ था। वो घुटन से भरा वातावरण जो मैंने पहले महसूस किया था अब लौट आया था, जैसे कि वो चाहता हो कि मैं इसकी खोज करूं। मेरी जान हलक तक आ गई। मेरा माथा पसीना से भर गया था। मैंने खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार किया और जैसे ही मैंने अपना सर उठाया वो गायब हो गया था। मैंने एक बार फिर अपने हाथ की तरफ देखा। अब उसके ऊपर किसी और का हाथ नहीं था। मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, यहाँ कुछ था, मुझे यकीन है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? उस राक्षस ने जवाब नहीं दिया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर उस स्ट्रेचर को दाएं बाएं घुमाने लगा जैसे कि उसने पहले भी किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं उसे देख सकता था। हालांकि उसका हाथ स्ट्रेचर पर था, लेकिन उसकी छोटी घुमावदार आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। इतने में हवा का दबाव बढ़ता गया और जो भी मेरे सामने था वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मुझे याद आने लगा कि किस तरह सभी डरावनी फिल्मों में मरे हुए लोग जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उनकी आलोचना की जाती है, और आज पहली बार मैं उन्हें समझ पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस चीज ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। हालांकि उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी, लेकिन फिर भी मैं डर से कांप रहा था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? मैंने अपने आप को संभाला और डरते डरते जमीन से उठ खड़ा हुआ। मैं उस चीज के आगे से उतावला होकर भागने लगा और उसने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की, जैसे उसे मेरे वहां होने से कोई फर्क ना पड़ता हो। जब मैं सिक्योरिटी कैमरा देखने वाले कमरे में पहुंचा तो वो स्ट्रेचर दोबारा दाएं से बाएं और जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा हो और मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं उस वक्त की रिकॉर्डिंग देखूं जब मैं वहां था। जैसे ही मैंने वो चलाई तो मैंने जमीन पर सिर्फ खुद को देखा। मैं रो रहा था और हवा में बातें कर रहा था। अगले ही दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने ये कहानी कभी किसी को नहीं बताई ताकि लोग मुझे पागल ना समझें। अगर मैं आपको इस घटना से सीख हुई एक चीज बताऊं तो वो ये होगी कि अनुचित डर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कभी भी कुछ अजीब महसूस होता है तो खुद पर भरोसा करना, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि कभी उसे उकसाने की कोशिश मत करना। उस टाइम पर मैं कॉलेज में थी जब एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए मैंने एक मसाज पार्लर में काम करना शुरू किया। मेरी रूममेट कैथी ने मुझे वहां नौकरी दिलवाई थी और हम दोनों ही वहां मसाज देने का काम करते थे, लेकिन हम दोनों के काम करने के टाइमिंग्स अलग अलग थे। कैथी दिन में काम करती थी और मैं शाम के समय। वो पार्लर रात 8 बजे तक बंद हो जाता था, इसलिए मैं ज्यादा लेट सोने से पहले ही घर पहुंच जाती थी। उस नौकरी में मुझे अच्छे पैसे मिलते थे और उसके टाइमिंग्स मेरी पढ़ाई के शेड्यूल से भी मैच करते थे। फ्राइडे की शाम थी और मुझे आने वाले एक इम्तिहान के लिए पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने मसाज पार्लर के ओनर को कॉल करके बता दिया कि मैं उस दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। कैथी ने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मेरी शिफ्ट कर ली। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करके जब टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। मैंने कैथी का लौटने का इंतजार किया ताकि हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा सकें। 15 मिनट बाद कैथी भी घर आ गई।
मैं उससे पूछने ही वाली थी कि वो डिनर के लिए कहाँ चलना चाहेगी, लेकिन उसकी बर्ताव ने मुझे चौंका दिया। उसने जोर से दरवाजा खोला और बंद किया। उसके बाद किसी को कोसने लगी। बदतमीज जानवर। हे, क्या हुआ? पूछो भी मत। मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतना अपमानित महसूस नहीं किया। शांत हो जाओ, इधर आकर बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। उसने पानी पिया और सोफे पर मेरे साथ आकर बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो चुका था। मैं इतना बता सकती थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। आज मेरे पास बक नाम का एक क्लाइंट आया। मैंने कभी भी उससे ज्यादा घटिया आदमी नहीं देखा। उसने कहा कि वो खुद को बिना शीट या टॉवल से कवर किए मसाज लेना चाहेगा। घटियापंती की हद। वेल, यहाँ बात खत्म नहीं होती। पूरी मसाज के दौरान वो हंसता रहा और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता रहा जो बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। और आखिर में जब मसाज खत्म हुई तो उसने मुझे उसके जूते पहनाने को कहा। ओह गॉड, ये इतना भयानक था। कैथी उस आदमी को कोसती रही और उसकी हरकतें बताती रही। हमने डिनर पर बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और उस रात घर पर ही रहे। अगले दिन मेरी क्लासेस के बाद मैं घर वापस आई, फ्रेश हुई और अपने काम पर मसाज पार्लर चली गई। जैसे ही मैं पार्लर में घुसी और रिसेप्शनिस्ट से अपने क्लाइंट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बक नाम का एक आदमी अपने सेकंड सेशन के लिए आया है। मुझे फौरन पता चल गया कि बक वही घटिया क्लाइंट है जिसके बारे में कैथी ने बात की थी। मैं मना कर सकती थी, लेकिन मैं पहले ही एक दिन नहीं आई थी और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे अटेंड करने का फैसला किया। मैं मसाज केबिन के अंदर गई और थेरेपी का माहौल बनाने के लिए मैंने कुछ मोमबत्तियां जला दी। 5 सेकंड के इंतजार के बाद काफी लंबा आदमी, करीब 7 फीट लंबा, जिसकी मोटी घनी आईब्रोज और नोकीली नाक थी, टॉवल लपेट कर अंदर आया। उसके बदन पर बहुत बाल थे, जैसे कि कैथी ने कहा था। उसके नाखून बहुत बड़े थे और मैं उनके अंदर से उसके नाक के बाल निकलते देख सकती थी। उसकी टांगे और बाजुएं घने मोटे काले बालों से भरी हुई थी। उसकी छाती और पेट बिल्कुल घने जंगलों जैसे थे जहां मच्छरों का झुंड आसानी से घूम सकता था। इतना ही नहीं, खुद की सफाई न रखने की वजह से उस आदमी के शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। उसके सारे दांत सड़े हुए थे और पीले रंग के थे। जब वो मुस्कुराया तो मेरे दिमाग में खतरे का संकेत आने लगा। क्या तुम मुझे लेटने के लिए नहीं कहोगी? उसके मुंह से निकली पहली बात ही सुनने में बकवास लग रही थी। मैं जितना पेशेवर रूप से बर्ताव कर सकती थी मैंने किया। हाँ बिल्कुल, आइए। वो आदमी अपने पेट के बल बेड पर आकर लेट गया और मैं सोचने लगी कि हे भगवान, इस आदमी को छूना कितना घिनौना होगा। उसके बदन पर इतने ज्यादा बाल थे और पहली बार में मसाज सेशन में दस्ताने ना होने पर मुझे पछतावा हो रहा था। मैंने तेल की बोतल उठाई और उसकी पीठ पर डालने लगी और तभी वो और भी ज्यादा घटिया होने लगा। तुम्हें पता है मुझे गीला पसंद है, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर और भी ज्यादा तेल डालना पड़ेगा। ओह अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेनिफर है। सुरक्षा और व्यक्तिगत कारणों की वजह से कैथी और मैंने ओनर से कह दिया कि हम नकली नाम का इस्तेमाल करेंगे। वो आदमी बातें करता रहा जबकि मैं उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। अगर मैं तुम्हें जेनी बुलाऊं तो कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, कुछ भी। तुम इस नौकरी में ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही। मैं उसे कहना चाहती थी कि नौकरी नहीं, वो खुद है जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन वो आखिरकार पैसे देने वाला था, इसलिए मैंने झिझकते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल बढ़िया हो। तुम्हारे हाथों में जादू है। एक बात बताओ जेनी, क्या तुम अपने क्लाइंट्स को पर्सनली भी अटेंड करती हो, जैसे कि उनके घर जाकर? मैं तुम्हें $100 दे सकता हूं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं मसाज पार्लर के बाहर किसी क्लाइंट को अटेंड नहीं करती। ऐसा लगता है कि मुझे बार बार यहाँ तुमसे मसाज करवाने के लिए आना पड़ेगा। उसकी इस बात पर और ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं चुप रही और तब उसने और भी ज्यादा अजीब डिमांड करना शुरू कर दिया। अब वो अचानक अपनी पीठ के बल लेट गया। अब वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसने कहा, मेरी पीठ की काफी मसाज हो गई है, क्यों ना अब तुम मेरी छाती पर ज्यादा ध्यान दो जेनी। उसकी छाती उसके शरीर का सबसे ज्यादा बालों वाला हिस्सा था। उसने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा, इसलिए ना छूते हुए भी मैं उसकी छाती पर तेल डालने लगी। जैसे ही मैंने उसकी छाती पर मसाज करना शुरू किया, उसने अचानक मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, इतना जोर से कि मेरे हाथ बुरी तरह दर्द करने लगे। फिर उसने मुझे अपने चेहरे की तरफ खींचा और कहा, अगर तुम मेरे घर ना आना चाहो तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ जेनी। जरा सोचो एक बार, $100 सिर्फ एक सेशन के लिए। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? मैंने अभी अपने आप को संभाले रखा और उसे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, सर
आपको मेरा हाथ छोड़ना होगा। ना का मतलब है ना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेशन को जारी रखूं तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें, वरना मुझे मजबूरन ओनर से आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तुम काफी मजबूत इरादों वाली महिला हो। ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बचे हुए सेशन में बिल्कुल चुप रहा। एक बार जब मसाज का काम खत्म हुआ तो वो बेंच पर बैठ गया और मुझे देखने लगा। मैंने उसे सीधे शब्दों में कहा, वेल, आपको पेमेंट काउंटर पर करनी है सर, मेरा काम खत्म हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ। क्या मतलब? अभी तुम्हें मुझे जूते पहनाने हैं। क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करती। लेकिन यहाँ काम कर रही दूसरी लड़की ने तो किया था। मैं नहीं करती, ये मेरी मर्जी है। प्लीज काउंटर पर जाकर पेमेंट कीजिए और जाइए। उसने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम मेरी गुलाम हो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बदतमीज औरत। तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो तुम्हें कहा जाता है। मेरे जूते बांधो अभी। अब मैं अपना सब्र खो चुकी थी। मैंने कसकर उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फिर मैं उससे भी ज्यादा जोर से उस पर चिल्लाई, सुनो घटिया आदमी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, और जाओ अपने घर जाकर अपनी माँ से अपनी एक घटिया इच्छाएं पूरी करवाओ। या तो तुम पैसे देकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घिनौने व्यवहार के लिए जेल में सड़वाऊंगी। वो आदमी फटाफट उठा, उसने कमर पर अपना टॉवल लपेटा और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने मुड़कर एक आखिरी बार मुझे देखा और कहा, मेरा ऑफर अभी भी खुला है। मैं अपना एड्रेस रिसेप्शन पर छोड़ दूंगा, और अगर तुम और तुम्हारी रूममेट साथ में मुझे मसाज देने आते हो तो मैं डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूं। जब वो ये कहते हुए वहां से निकला तो मेरी टांगें कांपने लगी। ये जानकर कि उसे मेरे और कैथी के बारे में इतना कुछ पता है, मैं बहुत डर गई। घर लौटने के बाद मैंने कैथी को सब कुछ बता दिया और हम दोनों ने मसाज पार्लर और अपना अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला कर लिया। एक बार जब उस जगह से बाहर आ गए, हम दोनों में से किसी को भी वो बालों वाला आदमी दोबारा नहीं दिखा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो नरक में चले।